दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में सीज फायर की उम्मीद, हमास ने कहा जंग हमेशा नहीं चल सकती, महमूद अब्बास का हमास पर इल्ज़ाम, कहा इसराइल को जेनोसाइड का बहाना देना बंद करो, यूएन चीफ गुटेरेस का बयान, गजा एक कत्लगाह बन चुका है, यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल्स बंद, पानी का क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ा, अमेरिका ने यमन पर किए 22 बड़े हमले, अल हुदैदा में 16 हलाक या जख्मी, और ईरान की खुली धमकी, कहा हमारी डिफेंसिव पावर का अमेरिका को है अंदाज़ा, मीटिंग से पहले दी वार्निंग। सवाल खैर, इसराइल ने 3 हफ्ते पहले दोबारा गजा पर हमले शुरू किए थे। तब से लेकर आज की तारीख तक गजा के आम लोगों की शहादतें और बर्बादी जारी है। महमूद अब्बास ने गजा की बर्बादी पर बयान प्लस ज्ञान दोनों दिया है और हमास को इस सब का जिम्मेदार ठहराया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ट्यूसडे को मंगल को हमास से अपील की कि वो इसराइल को गजा पर अपना तबाहकुन हमला जारी रखने के लिए बहाने देना बंद करे। रमल्ला में मौजूद फ़लस्तीनी प्रेसिडेंसी ने एक बयान में कहा कि हमास किसी भी गैर जिम्मेदार फैसले से परहेज़ करे ताकि हमारे लोगों को इस इसराइली अग्रेशन के असरात से बचाया जा सके। ये जो बयान महमूद अब्बास की ऑफिस की तरफ से आया, बयान में उन इसराइली होस्टेजेस का भी जिक्र था जो अभी तक गजा में हमास के कब्ज़े में हैं। उस बयान में यह भी कहा गया कि ऑक्यूपेशन को जेनोसाइड जारी रखने का कोई बहाना मत दें, हमास से कहा गया। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंसी या यूं कहें कि महमूद अब्बास की ऑफिस ने हमास से कहा कि वो ऑफिशियल पैलेस्टीनियन पोजीशन और अरब इनिशिएटिव का हिस्सा बने। बढ़ते आगे, अब गजा और वेस्ट बैंक की कुछ बड़ी अपडेट्स जान लीजिए। मिक्सअप है, छोटी छोटी अपडेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा एक कत्लगाह बन चुका है, जहां इसराइली फौज की बम्बार्डमेंट से मंगल की सुबह से कम अब तक दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली पुलिस और ऑफिशियल्स ने मकबूजा ईस्ट जेरूसलम में वेस्ट बैंक के इलाके में यूएनआरडब्ल्यूए से मंसूब एफिलिएटेड 6 स्कूल बंद कर दिए हैं। 6 स्कूल बंद कर दिए हैं। वह ये गजा में नहीं हो रहा है, उधर हो रहा है। बच्चों की तालीम पर चोट हो रही है। यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूल बंद कर दिए। फ़लस्तीनियों की और कौन मदद करेगा? इन स्कूलों को सील रखने का हुक्म दिया गया है। बात सिर्फ स्कूल तक थोड़ी ना है वेस्ट बैंक के। फिर हम गजा लिया चलते हैं आपको, और ये छोटी सी अपडेट है कि गजा म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इसराइली कंपनी मैकरोट से, जो कि पानी सप्लाई कर रही थी अब तक गजा में, उसमें गजा स्ट्रिप को पानी की सप्लाई बंद कर दी है। इस कंपनी ने, इसराइल की सरकार के कहने पर, इससे इलाके में गजा में कुल पानी की सप्लाई का 70% पानी बंद हो जाएगा। अल जज़ीरा की तस्दीक शुदा फुटेज में खान यूनिस में एक चैरिटी किचन पर इसराइली हमले के बाद का मंजर दिखाया गया है। ये एक अलग अपडेट है। यहाँ पर चैरिटी किचन पर लोग लंगर खाना समझ लीजिए, यहाँ लोग खाना लेने के लिए जमा थे, भीड़ लगी हुई थी, कतारें लगी हुई थी। इसी वक्त इसराइल ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 6 लोग हलाक हुए, 10 लोग ज़ख्मी हो गए। ये वाक़यात गजा में इंसानी बुरहान की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं, साथ ही जुल्म, कत्ल, गारत, जेनोसाइड को भी ज़ाहिर करते हैं। जहाँ पानी और खुराक की कमी से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, तो वहीं जुल्म और जालिम की हरकतों से भी हालात बेहद कशीदा हो गए हैं। खाने की लाइनों में लगे लोगों पर किस तरीके से हमले कर सकता है कोई? भूखे प्यासे को तो दुश्मन भी कुछ ना कुछ दे देता है। ये कौन है? ये कौन है? यूनाइटेड नेशंस के चीफ की खबर सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गजा के लोग डेथ लूप में फंस चुके हैं। उन्होंने ब्लॉकेट ख़त्म करने की डिमांड की है। ये डायलॉग था उनका, डेथ लूप, समझे? मौत की एक तरीके से जाल में फंस चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा के लोग एक एंडलेस डेथ लूप में फंस चुके हैं, जहां इसराइली हमले और ब्लॉकेट की वजह से 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख लोगों तक ज़रूरी मदद नहीं पहुंच पा रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइली फोर्सेस ने गजा के इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स क्रॉसिंग्स बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से खाना, दवा, फ्यूल, इन सब जैसी और ज़रूरी चीज़ें अंदर नहीं जा पा रही हैं। गुटेरेस ने आगे कहा, गुटेरेस कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं, ताकतवर हों, गैर ताकतवर हों, अरब हों, गैर अरब हों, पैसे वाले हों, गैर पैसे वाले हों, सारे लोग मजम्मत, मुतालबा यही चल रहा है। जब से एड रुक गई है, गुटेरेस ने कहा कि जब से गजा में एड रुक गई है, गजा दोबारा एक हॉरर जोन बन गया है, गजा एक किलिंग फील्ड बन चुका है और सिविलियंस एक ऐसे मौत के चक्कर में फंसे हैं जो कभी
ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये हालात हैं गज़ा के। यमन के हुथीज़ गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और वो अमरीकी शिप्स पर और इसराइल पर हमले करते हैं। वापस में उन्हें बड़ी स्ट्राइक्स झेलनी पड़ती हैं। 22 नई एयर स्ट्राइक्स अमेरिका ने कल की हैं। लुहदैदा में 16 अफराद हलाक या ज़ख्मी होने की खबर है। अमेरिका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात 22 नई हैवी एयर स्ट्राइक्स की, जबकि चंद दिन पहले भी इसी तरह के हमले किए गए थे। यमनी सोर्सेस के मुताबिक बुध को ये नए हमले सना, जो कि हुथीस के कंट्रोल वाले इलाके की दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, सना और इब एक इलाका है, इस समेत कई जगह पर ये हमले बुध की रात किए गए। स्ट्राइक से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा तबाह हो गया है। बुध की रात का मतलब है जब मंगल ख़त्म हो जाता है। बुध के रात के 2-3 बजे ये हमले हुए थे। खैर, असर सीधा जो है आवामी ज़िंदगी पर पड़ रहा है, आवाम की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इब इलाके में 3 एयर स्ट्राइक्स की गई। इसने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को निशाना बनाया, जिससे ये लगता है कि सिविलियन कोऑर्डिनेशन का सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग इधर से उधर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना कर सकें। सबसे ज़्यादा तबाही अल हुदैदा में देखी गई, जहां 6 लोग शहीद हुए, जिनमें 2 बच्चे और 1 औरत भी शामिल हैं। कम अज़ कम 16 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है। चलिए ईरान की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत की मेज़ पर जाने से पहले ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने स्टैंड से दुनिया को वाकिफ़ करवाने के लिए भारी भरकम डायलॉग्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब कहा है कि अमेरिका को ईरान की डिफेंस पावर का अंदाज़ा है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका को बातचीत में टेस्ट करेगा, यानी परखेगा। इतनी चीज़ें हैं, इतनी वार्निंग्स हैं, बातचीत फिर भी ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है। अमेरिका भी उधर वार्निंग्स देता है। ईरान ने कहा हम तुमसे पीछे नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अच्छी तरह से ये जानता है कि इस्लामिक रिपब्लिक की डिफेंसिव पावर कितनी मजबूत है, लिहाजा संभल के। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पूरी तरह तैयार है अपना दिफा, अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। फिर भी आने वाली इनडायरेक्ट बातचीत में अमेरिका को टेस्ट किया जाएगा। देखिए, ईरान की तरफ से वही जुमला यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्ट बातचीत, जबकि ट्रंप कह रहे हैं बातचीत डायरेक्ट होगी। देखिए, सैटरडे तक इंतज़ार कीजिए। अब्बास अरागची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन साहब ने कहा कि कम अज़ कम अमेरिकन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की डिफेंसिव पावर किस हद तक जा सकती है। फिर 2 और कदम आगे बढ़ते हुए अब्बास अरागची ने एक और वार्निंग दी और कहा कि ईरान का अमन के लिए कमिटमेंट कभी भी इसकी कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, मगर जंग के ख़िलाफ़ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, वही वाली बात। क्या हमारे अमन की कोशिशों को कमज़ोरी मत समझना। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो अपना दिफा करना अच्छी तरह से जानता है, ये अरागची ने लास्ट में कह दिया। फिलहाल इन सब वार्निंग्स के साथ ईरान इस शनिचर को अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने जा रहा है, जो अमेरिका चाहता भी था। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लेबनान की जो माइशी हालत है, लेबनान में जो और चीज़ें हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है ताकि दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात वसी हो सकें, उन सब सुधारों को हम करने के लिए तैयार हैं और हम अहद लेते हैं कि हम सुधारों को करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हिजबुल्लाह के हथियार छीनेंगे या हिजबुल्लाह को निहत्ता करेंगे, डिसआर्म करेंगे, ताकि हिजबुल्लाह एक आम शहरियों की तरह हो, ना कि आर्म्ड ग्रुप की तरह हो। हिजबुल्लाह को मतलब ख़त्म ही करना है एक तरीके से। जब हथियार किसी के छीन लो, एक जंगजू फोर्स की, तो फिर वो क्या हुआ, हलीम का घुटन्ना लेके थोड़ी ना चलेंगे। जाहिर सी बात है, फिर वो आम सिविलियन बन जाएंगे, कोई आर्म फोर्सेस नहीं रह जाएंगे। लिहाजा इसराइल के साथ ताल्लुकात लेबनान के ठीक रहें, जंग जैसे हालात ना हो। अमेरिका और फ्रांस भी उस तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जोसेफ ऑन ने कहा है कि ठीक है, फिर हम हिजबुल्लाह जैसे एक आर्म्ड ग्रुप को जल्द ही डिसआर्म करेंगे। ये बात उन्होंने कहा और मैं इसके लिए हलफ उठाए हुए हूँ। मैं इसकी कसम खाता हूँ कि बहुत जल्द हिजबुल्लाह के हाथों से हथियार ले लिए जाएंगे। ये खबर सीरिया से है। जो प्रो टर्किश ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने तुर्किश जो एरिया हैं, कुर्दिश एरिया जो हैं, उनसे अपना कंट्रोल
कम करना शुरू कर दिया है। अहमद अशरा की हुकूमत जो नई बन गई है फुल फ्लैश वाली, उसकी वजह से अब इसमें उन्हें कुर्दिश को भी जगह मिली है, हालांकि बीच में वो नाराज़ हो गए थे। तो ये सब तुर्की की हिमायत से चलते हैं, नॉर्थ में चलते थे। बशर अल-असद की हुकूमत के दौरान, आईसिस के कब्ज़े के दौरान ये सब एक्टिव हुए थे। तो कुर्द एरियाज़ में अब जो है कुर्दों का जो कंट्रोल है वो कम हो रहा है और अपनी मौजूदगी को उन्होंने कम करना शुरू कर दिया है आर्म्ड ग्रुप्स को, ये ऑफिशियल्स ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मिडिल ईस्ट मॉर्निंग में कुछ अहम खबरें, बहुत सी रह गई हैं, लेकिन इतने ही बड़े वीडियो को आधा नहीं देख पाते हैं लोग, तो खबरों को मारना क्यों, फिर दे देंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।